हेलो फ्रेंड्स। पिंपरी चिंचवड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फेडरेशन लिमिटेड की तरफ से हमारे जो पहले दो वेबिनार हुए थे, एक तो कन्वेंस स्ट्रीट के ऊपर और दूसरा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के ऊपर, उस पर लोगों के डाउट्स क्लियर करने के लिए हमने और एक क्वेश्चन आंसर का वेबिनार सेशन रखा था सीए विवेक देशमुख जी और एडवोकेट गजानन राहटे जी के साथ। पेश है वही वेबिनार सेशन आपके लिए। उमेश पाटिल फ्रॉम रोहित फार्म सोसाइटी राहटनी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम सोसाइटी की कमेटी जो भी सोसाइटी के मीटिंग्स कंडक्ट करती है, आइदर वो मंथली मीटिंग, आइदर एजीएम और एजीएम, इनके एमओएम पब्लिश करने होते हैं क्या? अगर होते हैं तो इनका टाइमलाइन क्या है, मतलब ड्यूरेशन क्या है, कितने दिन के अंदर में इनको पब्लिश किया जाना चाहिए? गर्ग सर, मैं जवाब देता हूँ। पहली बात, जो आपकी मंथली मीटिंग रहती है उसको हाँ, कहीं पब्लिश करने की जरूरत नहीं है, वो आपके प्रोसीडिंग बुक में रहनी चाहिए। ओके नाउ सेकंड क्वेश्चन आपका जो है, एजीएम या एसजीएम की जिस दिन भी मीटिंग आपकी होगी उसके ओके 3 महीने के अंदर आपने ड्राफ्ट मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है वो पब्लिश करने होते हैं। और पब्लिश ओके करने से पहले आपको ड्राफ्ट मिनट्स जो है मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग में रखने हैं, ड्राफ्ट मीटिंग के ऊपर ओके अप्रूवल लेना है, फिर वो मेंबर के लिए आपने रिलीज करने हैं। मेंबर को रिलीज करने का पत्र बोला जाएगा ड्राफ्ट मिनट्स। ओके, उसके अंदर आप ओके 15 दिन का समय देंगे। 15 दिन के अंदर आप उसके ऊपर जो भी अगर उनका कुछ ऑब्जेक्शन है, मॉडिफिकेशन है, वो इनवाइट करेंगे। 15 दिन ओके के बाद जितने भी उनके ये क्वेश्चन आएंगे उनको आप वापस फिर से एमसी मीटिंग बुला करके उसमें रखेंगे। और उनमें से जो आपको लगता है कि वो एजीएम प्रोसीडिंग से रिलेटेड हैं और उसके लिए कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, वो आप करके अपना एमसी मीटिंग में पास कर दीजिए। पास करने ओके के बाद में आपने वो मिनट्स ऑफ मीटिंग मेंबर को रिलीज करने हैं और उसकी कॉपी एक डीडीआर को देनी है। ओके, और एक कॉपी फेडरेशन को देनी होती है जिसके भी आप मेंबर। ये करने ओके के बाद में आपका एजीएम का मिनट्स ऑफ मीटिंग का ये खत्म हो जाता है। दिस इज द प्रोसीजर। ओके थैंक यू सर। फॉर एसडीएम मेरा सेम फॉर एसडीएम, सेम फॉर एजीएम। लेकिन मंथली मीटिंग का कोई भी एमओएम पब्लिश करने की जरूरत नहीं है, राइट? नो नो नो, उसका भी मैं आगे बोलता हूँ। जितनी भी आपकी मीटिंग्स होती हैं, वंस ए ईयर ओके जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर आपने जो भी एमसी के डिसीजन है, एमसी के डिसीजन कहाँ होंगे? एमसी की मीटिंग के अंदर होंगे। उनका आप एक करेक्ट वंस इन ए ईयर एजीएम के अंदर अप्रूवल लेते हैं, ओके रेट्रोस्पेक्ट। वो प्रायर नहीं है और उसको कहीं पब्लिश करने की जरूरत नहीं है। बट अगर कोई मेंबर उसकी कॉपी चाहता है, मान लो सर एक देनी पड़ती है। ओके ओके। तो अगर कोई मेंबर रिक्वेस्ट करता है उसकी कॉपी की, एमओएम कॉपी की, नॉर्मल मीटिंग की, तो देना उसके उस एप्लीकेशन आने के बाद में कितने दिन के अंदर में हमें उसको रिप्लाई करना है? 14 डेज के अंदर। ओके थैंक यू और सर। उसको कॉपिंग चार्जेस भी आप ले सकते हैं। ओके Five- 5 उसकी जो रुपीज कॉपी पर पेज, चार्जेस राइट? है वो आप ले सकते हैं। बायलॉज में उसके रेट दिए हुए हैं, 5 रुपीज और समथिंग पर पेज, वो आप ले सकते करेक्ट हैं। सर। मेरा और एक क्वेश्चन था कि अगर बाय एनी मींस बिल्डर कन्वर्ट करने को अवॉइड कर रहा है, ठीक है, अभी सोसाइटी फॉर्मेशन होके कंप्लीशन होके 3 साल हो गए, लेकिन हमने वर्बली बहुत कम्युनिकेट किया, लेकिन अगर वो बाय एनी मींस अगर अवॉइड कर रहा है, तो अगर सोसाइटी अगर खुद से करना चाहती है तो उसके लिए चार्जेस कितने हैं और प्रोसीजर क्या है? इस पे आप थोड़ा गाइडलाइन दीजिए तो बेटर है। ये जो भी यहाँ पर कमर्शियल जो इशू होंगे वो आपने हाँ अपने एडवोकेट जिसके साथ आप जाना चाहते हैं, आपको उसके साथ में ऑफलाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर ये सब्जेक्ट डिस्कस नहीं कर सकते। ओके, ओके ये प्लेटफॉर्म ओके कमर्शियल इश्यूज के लिए नहीं है। वहाँ 1 to 1 जो भी आपका एडवोकेट रहेगा जिससे आप करवाना चाहते हैं, आप उससे डिस्कस कर लीजिए। ठीक है सर। सर और एक क्वेश्चन था कि मतलब कन्वेंस डीड और डीम कन्वेंस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अभी मैंने दोनों वर्ड सुने कि बिल्डर करता है वो कन्वेंस डीड और सोसाइटी करती है वो डीम कन्वेंस। डीम्ड का मतलब क्या है? कन्वेंस जैसा लीगल टर्म ओके के अंदर जो है, दोनों का एक ही मतलब है, कोई अलग मीनिंग नहीं है आपके लिए। ओके थैंक यू सर।
सर क्वेश्चन मेरा है, मैं गुंजन शाह बोल रहा हूँ अगेन पलाडियो सोसाइटी से। हमारे सर एक ऐसा इशू है कि हमारा जो सोसाइटी सिचुएटेड है, आसपास में बहुत सारे कॉलेजेस है और कॉलेजेस के बच्चे जो है वो रेंट पे रहते हैं और बहुत इश्यूज क्रिएट करते हैं। तो आसपास की सोसाइटी ने स्टूडेंट बैचलर्स बैन किए हैं, तो क्या हम उसको बैन कर सकते हैं? क्या लीगल है ये? इज इट लीगल? देखिए, हम किसी भी स्टूडेंट पे, किसी भी बैचलर पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। यहाँ उसके फेवर में ही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है। ओके, रेसिडेंस है तो वहाँ अगर कोई रेसिडेंस पर्पज के लिए आता है तो हम सोसाइटी, एज अ सोसाइटी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल सकते। लेकिन अगर कोई न्यूजेंस कॉज करता है, तकलीफ देता है, तो उसके खिलाफ जरूर हम कानूनी तौर पर कार्रवाई कर सकते हैं, अगर आपके पास कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस है तो। ओके, और उससे पहले आपको उस स्टूडेंट को, जो भी है, उसको और उसके मालिक को, जो ओनर है घर का, उसको नोटिस देनी पड़ती है। ओके, और उस नोटिस में हम बोल सकते हैं ओनर को कि इनको निकालो, ये तकलीफ दे रहे हैं, उनकी एविडेंस हमारे पास है, तो ये न्यूजेंस कॉज कर रही है सोसाइटी को, यहाँ मतलब हमें बहुत तकलीफ हो रही है, तो इनको निकालो जल्दी। अगर वो नहीं निकालते तो हम कानूनी तौर पर ओनर के खिलाफ और टेनेंट के खिलाफ एक कायदेशीर मतलब कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन रिस्ट्रिक्शन ना, मतलब लाना, कोई रिजोल्यूशन उसके मतलब मुताबिक कोई रिजोल्यूशन पास करना, वो इलीगल है। ओके सर, लेकिन जो ओनर्स है उनका ये मानना है कि उनको एक चांस दीजिए, एक चांस दीजिए। सर ऐसा बोल के हर रोज का इंसिडेंट हमको होता है, सो मतलब ऑफिस बेयरर्स के लिए बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि हर रोज का ये इशू है। सर चांस देने बात ही नहीं है। अगर किसी को किसी की वजह से तकलीफ होती है, नुकसान पहुंचता है, हानि होती है, तो यू आर वेरी मच इंटाइटल्ड टू अप्रोच कंसर्न अथॉरिटी टू इनिशिएट लीगल एक्शन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन हु इज कॉजिंग न्यूजेंस और डिस्टर्बेंस टू यू। बराबर, ये एक सेटल प्रिंसिपल है। बराबर, तो मौका देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एविडेंस है तो लीगल नोटिस इश्यू करो ओनर को, उस कंसर्न टेनेंट को। अगर मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनके खिलाफ कोई कड़क फौजदारी या दीवानी स्वरूप की कार्रवाई करनी पड़ेगी। ओके सर। एक एडिशन था इसमें सिमिलर सर, एक मिनट, एक एडिशन था इसमें, क्या सोसाइटी नो स्मोकिंग कर सकती है? कि जो बैचलरों के इशू है ज्यादातर, जैसे साउंड पोल्यूशन है या स्मोकिंग पोल्यूशन जो है, तो हम सोसाइटी में रिजोल्यूशन ला सकते हैं क्या नो स्मोकिंग करके, या और कुछ इसमें? नहीं, ये वे भी व्यक्ति क्या अभिव्यक्ति स्वतंत्र का भाग है। लेकिन मैं इसमें एक जवाब दे रहा हूँ, पब्लिक में करता है। वो पब्लिक में करता है, पब्लिक में धूम्रपान करता है, आपकी सोसाइटी की गार्डन एरिया में या कहीं कॉमन स्पेस में अगर वो करता है तो वो अलाउड नहीं है। राठे साहब, मेरा एक क्वेश्चन है। मैं अब्दुल लड़के, लोटस एंड लिली सोसाइटी पिंपन इलक से। तो ये जो टेनेंट का क्वेश्चन उठाया था पैलेडियो के कोई मेंबर्स ने, उसी से रिलेटेड है। तो हमारे यहाँ पे कोई टेनेंट्स है, जैसे एक फ्लैट में 2 BHK में 5 से लेके 6, 7, 8 ऐसे कुछ बंदे होते हैं, जो एग्रीमेंट उनका 3 या 4 का रहता है, लेकिन हर टाइम वो चेंज होते रहते हैं। तो ऐसा कोई कैप है क्या कि एक फ्लैट में 2 BHK में इससे ज्यादा लोग नहीं रह सकते हैं वगैरह? ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है, कर सकते हैं क्या हम लोग? देखिए, रेसिडेंस है तो वहाँ रिस्ट्रिक्शन मतलब रहने का पर्पज है, तो ऐसा स्पेसिफिक नंबर ऑफ होल्डर्स और ऑक्युपायर्स ऐसा कुछ नहीं है। नंबर ऑफ ऑक्युपायर्स ऐसा स्पेसिफिकेशन किसी भी लॉ में नहीं है। बराबर, लेकिन कमर्शियल एक्टिविटी के तौर पर देखा जाए तो कोई भी रेसिडेंस हॉस्टल ना बने, इसकी खबरदारी उस ओनर को लेनी है। हेलो, हाँ जी, हाँ, सुन लो। इससे तो क्या हो रहा है है कि हमारा पानी का प्रॉब्लम, लिफ्ट का यूसेज का प्रॉब्लम, ये सारा बहुत तकलीफ होता है। एक फ्लैट में 6-7 लोग रहते हैं, तो हम लोग अगर कोई रिजोल्यूशन ला के एजीएम में, अगर कुछ जैसे 2 BHK में 4 बंदे, 3 BHK में
5 बंदे या 6 बंदे, ऐसा अगर हम लोग कर सकते हैं क्या एजीएम में रिजोल्यूशन पास करके? वो मेरा एक कर सकते हैं अपन। अगर वो किसी फ्लैट को हॉस्टल बना देते हैं कमर्शियल एक्टिविटीज के तौर पर, ओके, तो वो गलत है। उनके खिलाफ हम कोई ना कोई एक्शन ले सकते हैं, रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, उनको नोटिस भी दे सकते हैं, या कोई भी मतलब जरूरी पड़े तो कार्रवाई भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई रेसिडेंस हॉस्टल ना बने कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, बराबर। और अभी आपने बताया कि लड़के बदलते रहते हैं और एग्रीमेंट होता है तो वो 2-4 लड़कों के नाम से होता है और रहने को आते हैं 4-5 ज्यादा लोग आते हैं, और कई बार जो जिनके नाम से एग्रीमेंट बना है तो छोड़ के भी चले जाते हैं। तो ये एक प्रोविजन है पुलिस वेरिफिकेशन का, तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं। कंप्लेंट वगैरह अगर आपको करना है, कोई गलत काम वो करते हैं तो उसका भी आप जरूर फायदा ले लीजिए। उनके खिलाफ, ओनर के खिलाफ लीगल एक्शन फॉर इलीगल ऑक्यूपेंसी। या ओके सर, इसमें जो है पुलिस से पहले मैनेजिंग कमेटी के तौर पे आप खुद भी एक्शन ले सकते हैं। पहला है कि वो जो भी वहां पर रह रहे हैं उन लोगों का जो डिटेल है वो आपके एग्रीमेंट के साथ में टैली होना चाहिए। अगर वो टैली नहीं हो रहा तो वो वहां का इलीगल ऑक्यूपेंट इन दैट फ्लैट क्रिएट होगा। आपको उसको पुलिस के साथ में फोर्स इवैक्यूएशन उसी समय विद 0 नोटिस उसी समय आप कर सकते हो, क्योंकि उसका इंटेंशन आपको मालूम नहीं कि वो क्यों आया वहां पर। वो थेफ्ट के लिए आया, मर्डर के लिए आया, आपको मालूम नहीं है, क्योंकि वो आपका सोसाइटी का मेंबर ही नहीं है, ना नॉमिनल मेंबर है ना मेंबर है। तो आप उसी समय सेम टाइम पुलिस के यूज करके फोर्स इवैक्यूएशन कर सकते हैं। ओके सर, गॉट इट। हाँ, मेरा नाम वैभव है, मैं अतीरा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी पुनावले से बात कर रहा हूँ। मेरे कुछ मल्टी पार्ट सवाल है। तो फर्स्ट ये है कि व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स शुड वी हैव फ्रॉम ओनर्स, मतलब फॉर इंडेक्स 2 या कोई कॉपी ऑफ सेल्स डीड, और डॉक्यूमेंटेशन जो सोसाइटी के पास होनी चाहिए मैंडेटरी, और शेयर सर्टिफिकेट क्रिएशन के लिए। सेकंड सवाल इज रिलेटेड टू द कॉर्पस अमाउंट। तो हमारे बिल्डर ने हमारे जो एग्रीमेंट्स हुए थे हर एक ओनर के अगेंस्ट, तो हर एक एग्रीमेंट में ये स्पेसिफाई किया था कि डिपेंडिंग ऑन यूनिट आपको पोजीशन के टाइम पे 1 BHK 2 BHK के अकॉर्डिंगली अलग अलग अमाउंट एज अ मेंटेनेंस डिपॉजिट देना पड़ेगा। सो वो 1 लाख से 2.5 लाख तक वेरी कर रहा था डिपेंडिंग ऑन द यूनिट साइज। बट ये जो अमाउंट था बिल्डर ने कभी अपने अकाउंट में नहीं लिया। जब 9 मंथ्स के बाद जब सोसाइटी फॉर्म करके दी बिल्डर ने, तब वो पूरे चेक्स हमारे अकाउंट में डाल दिए, मतलब सोसाइटी का अकाउंट में डाल दिए। ठीक है, तो जो बिल्डर का 9 मंथ्स का पैसा था, तो उन्होंने जो मेंटेन किया था उसका पैसा तो हमने बिल वेरीफाई वगैरह सब करके उनको पे कर दिया। बट अभी सवाल ये बचता है कि जो कॉर्पस अमाउंट हमारे पास आ चुका है तो उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो हमने FDs क्रिएट कर दी है, बट उसमें कॉर्पस अमाउंट में से भी हमें सिंकिंग रिपेयर फंड निकालना चाहिए क्या? दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट इट। देन उसके बाद जो कॉन्ट्रीब्यूशंस, क्योंकि अलग अलग यूनिट टाइप के हिसाब से अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन थे, किसी का 1 लाख, किसी का 2.5 लाख वगैरह था, तो जो इंटरेस्ट उसका जनरेट हो रहा है वो भी अलग अलग हो रहा है। सो हम ऐसे कर सकते हैं क्या कि ये अमाउंट जो उसका एज ए इंटरेस्ट आ रहा है उसको प्रो रेटा पे डिवाइड करके जो भी उनका सिंकिंग और रिपेयर फंड बनता है मंथली कंट्रीब्यूशन में, तो उसमें हम ये फंड यूज कर ले और जितना बैलेंस बचता है उतना ही मेंबर्स को चार्ज करें। और थर्ड क्वेश्चन उसके रिलेटेड ये था कि क्योंकि ये पैसा हमारे अकाउंट में जमा हुआ है सोसाइटी के, तो हमें जो रिसीट्स देनी है उनको, तो उस रिसीट्स पे स्टैम्प, रेवेन्यू स्टैम्प लगाना मैंडेटरी है क्या, या फॉर दैट मैटर कोई भी क्वार्टरली या एनुअल मेंटेनेंस अमाउंट होता है उसकी रिसीट्स पे? हाँ विवेक सर। हाँ बोलता हूँ। पहला आपका सवाल यह था कि कॉर्पस फंड जो आपको डायरेक्टली आया है सोसाइटी में, तो उसको आप सिंकिंग फंड या मेंटेनेंस फंड में डिवाइड कर सकते हैं क्या? तो मेरे ख्याल से वो आपको नहीं करना चाहिए, कॉर्पस फंड को अलग रखना चाहिए। आप उसका इंटरेस्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट
भी ऐसा तो यह है कि वो उसी में जमा कीजिए, आपको वो बाद में रीडेवलपमेंट के टाइम काम पे आएगा। और अगर मेंबर को तकलीफ हो रही है, ज्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो आप मेंटेनेंस चार्जेस कम कर सकते हैं, लेकिन सिंकिंग फंड जो है वो अलग, सिंकिंग फंड या रिपेयर मेंटेनेंस फंड, मेजर रिपेयर फंड, ये जो है वो आप बायलॉज के हिसाब से ले लीजिए। मेंटेनेंस जो आपका सर्विस चार्जेस है मंथली का, वो आप कम कर सकते हैं, उसको जो उसका भी रिप्लेनिशमेंट है वो आप कॉर्पस फंड के इंटरेस्ट से ले सकते हैं। हाँ, बट उसमें प्रॉब्लम वही है कि जो मतलब इनिशियल अमाउंट सबने रखा है वो अलग अलग है। सो किसी का 1 लाख का है तो उसका मान लो 6% के हिसाब से फॉर एग्जांपल 6,000 ही आ रहा है पर एनम, तो 1 लाख का है उसका ज़्यादा आ रहा है। सो मेंबर जैसे कि हमारा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था एज एन इनिशियल कॉर्पस में, सो उसका बेनिफिट हमें थोड़ा सा पास ऑन होना चाहिए। तो अल्टीमेटली वो दैट इज द प्रोसेस। उसी वजह से हम सोच रहे थे कि अगर वो जितना भी अपना सिंकिंग एंड रिपेयर फंड होता है, फॉर एग्जांपल अगर वो 1 BHK के लिए 1200 होता है और 3 BHK के लिए 1800 होता है, तो 1800 में से जितना भी उनका इंटरेस्ट कंपोनेंट जनरेट हो रहा था वो रिड्यूस करके उनको पास ऑन किया जाएगा। सो इज इट पॉसिबल और या वैलिड? सी बायलॉज में तो कॉर्पस फंड का ऐसा कुछ, एक बार वो पैसा कॉर्पस फंड में आ जाता है तो उसमें ऐसा बाइफिकेट नहीं कर सकते कि ये भाई इतना अमाउंट 1 BHK का है, इतना अमाउंट 2 BHK का है। तो एक बार कॉर्पस फंड में आ जाता है तो फंड सोसाइटी का उसमें बाइफिकेशन नहीं कर सकते, वो एक ही फंड बन जाता है। तो थोड़ा सा ये मुश्किल है कि जो जिन्होंने ज्यादा पैसा दिया है उनको फेवर दे, और जिन्होंने कम पैसा दिया है उनसे ज्यादा मतलब वो मेंटेनेंस या सर्विस चार्ज में एडजस्ट करे। थोड़ा सा ये लीगलिटी में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको वो जरा बैठ के ही थोड़ा सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। गर्ग साहब, आप क्या बोलोगे इसके बारे में? आई थिंक ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था हमारे पास। तो जो आपका रिजर्व एंड सरप्लस फंड है उसमें पैसा डाल दीजिए आप उसको। नहीं, उनका क्वेश्चन ये है कि जो मेंबर ने ज्यादा दिए हैं पैसे, तो उनसे अभी फिर से रिकवर करना और उनको एट पार रखना बाकी मेंबर के इसमें, तो वो थोड़ा सा उनका मेंबर का प्रॉब्लम है। तो वो कैसे हमें वो थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है क्योंकि हमारे पास दिया और ऐसे भी लोग नहीं, जो बिल्डर ने कलेक्ट किया है वो 1 BHK वालों से कम किया और 2 BHK वालों से ज्यादा किया ना, ज्यादा किया। हाँ, तो जो हमारा ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड है, सिंकिंग फंड है, वो भी प्रोपोर्शनेट एरिया बेस पे ही है। करेक्ट। सो उसी वजह से हम उसमें बाइफरकेट करना चाह रहे थे, मतलब उसको वहां से कलेक्ट करके ये करना चाह रहे थे। आप उसको सिंकिंग फंड में डालना चाह रहे हैं? नहीं, पूरा अमाउंट नहीं, जो उसका इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है एनुअली, मतलब मंथली हमें उसमें से 1 लाख रुपए इंटरेस्ट आता है फॉर एग्जांपल, जो एफडी करी हमने, तो 1 लाख को जिन्होंने 2 BHK के हिसाब से पे किए थे तो उनका प्रोपोर्शन अलग से निकल जाएगा और 1 BHK वालों का अलग से निकल जाएगा। सो फॉर एग्जांपल अभी 70,000 2 BHK वालों का इंटरेस्ट जमा हुआ है और 30,000 1 BHK वालों का हुआ है, तो वो इक्वल नंबर ऑफ मतलब डिवाइड हो जाएगा इक्वल नंबर से, और जो बैलेंस बचता है फिर आना चाहिए जो सिंकिंग और रिपेयर में, वो फिर हम चार्ज करेंगे। हम मोल लेंगे। इस टाइप का मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। सोसाइटी को एक फंड आया, वो कहाँ से दिया, कैसे दिया, वो एक अलग सब्जेक्ट है। बिल्डर ने आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया एज ए सिंगल, ओके, एक्चुअली वो हमारे अकाउंट में राइट अवे आया, मतलब बिल्डर से एक्चुअली आया है आपके अकाउंट में, लेकिन प्रोसेस तो वही था, डायरेक्टली आया है आपका यहाँ। वो बिल्डर से आना था एज पर लॉ, लेकिन वो डायरेक्टली आया है और आपके पास उसका बाइफिकेशन अवेलेबल है। लेकिन अगर एक फंड में आ जाता है ना तो उसका आइडेंटिटी चेंज हो जाता है, वो एक ही फंड बन जाता है, उसका बाइफिकेशन नहीं कर सकते। और ये आप कितने सालों तक याद रखेंगे कि भाई इसका इतना आया था, उसका इतना आया था, इसके लिए उसको इंटरेस्ट भी आप बाइफिकेट कितने साल तक याद रखेंगे? तो आपको थोड़ा सा वो सिंप्लीफाई करना है कि कैसे उसको एड्रेस किया जाए। इश्यू तो है, आई एग्री विथ यू। बेटर आप उसको इन्वेस्ट कर दीजिए पूरे फंड को कहीं ना कहीं, और उसके ऊपर जो इनकम रहेगी वो आपके रिजर्व एंड सरप्लस फंड में बैठती जाएगी। तो आपको हमने इन्वेस्ट तो कर दिया है, जरूरत पड़ेगी वहां काम आएगा। ओके ओके। एंड जो रिसीट्स हमें देनी चाहिए टू मेंबर्स, तो वो रिसीट्स पे रेवेन्यू स्टैंप लगाना जरूरत है? नहीं, कोई मेरे ख्याल से नहीं।
वो कोई जरूरत नहीं। आजकल आप सिंपल कंप्यूटर से निकाल के ईमेल से भी भेज सकते हो। Okay. And the other question was regarding documents. So, as a society office, हमारे पास members के कौन-कौन से documents होने चाहिए? एक index 2 हो गया, that is required for share certificate. But उसके साथ हम sales deed या और कुछ documents भी demand कर आप सकते हैं? उसके पूरा एग्रीमेंट की कॉपी रख लीजिए ना, बस सिंपल। Okay. हर मेंबर से पूरा एग्रीमेंट की कॉपी रख लीजिए, उसके अंदर इंडेक्स 2 भी आएगा। Right. वो दैट विल बी सफिशिएंट। और कुछ लेने की जरूरत नहीं है। बायलॉग में लिखा है कि आप हर मेंबर का हर फ्लैट का, हर यूनिट का एक फाइल बनाइए, उसमें जैसे जैसे उसके ट्रांसफर होते जा रहे हैं, नॉमिनेशन हो रहे हैं, वो सब उसका जो ट्रेल है आप उसमें मेंटेन करिए। Okay. अभी आपको उसका मेंबरशिप का एप्लीकेशन उसमें रखना पड़ेगा, नॉमिनेशन का इमीडिएट रखना पड़ेगा, शेयर सर्टिफिकेट का कुछ अगर आप फोटोकॉपी रिकॉर्ड के लिए रखना चाहते हैं वो उसमें जाना चाहिए। तो ये 3-4 डॉक्यूमेंट तो मेंटेन को इशू कर रहे हैं लोन के लिए या किसी और पर्पस के लिए, उसका भी कॉपी, मतलब वो फ्लैट के लिए जो भी कागज आप देते हैं, इशू करते हो, रिसीव करते हो, वो फ्लैट वाइज या यूनिट वाइज आप मेंटेन करना है। और एक मॉर्गेज रजिस्टर बना लीजिए, अगर किसी ने बैंक से पैसा लिया है उसका रिकॉर्ड करने के लिए एक मॉर्गेज रजिस्टर में डाल दीजिए। Okay. ठीक है, थैंक यू। अभी यहाँ पर इतना ही हो सकता है, और फिर फोन करके आप पूछ सकते हो कभी। कौन सा सोसाइटी आपका सर? अतीरा सोसाइटी, पुनावले। कहाँ पर है ये? नाम तो मैंने सुना। पुनावले। पुणे में? हाँ, आपके यहाँ एटीएम गया था, यस याद है। राइट। यस। या M.K. रॉय, ब्रुकलिन, चरोली। हेलो। हाँ बोलिए सर। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये इससे था, नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज से था। बेसिकली उसमें क्या है, सर्विस पे लगाते हैं, और एक बार हमने क्या किया था, एक प्रोविजन है बायलॉज में कि एनी अदर चार्जेस अप्रूव्ड बाय जीबीएम, तो उसमें हमने वाटर चार्ज, बिकॉज हमारा वाटर चार्ज करीब 6-7 लाख रुपए मंथली है, 560 फ्लैट्स की सोसाइटी है, तो हमने उसको भी इंक्लूड किया था अप्रूवल लेके कि एनओसी हम उस पर भी लगाएंगे। तो इज इट ओके, बायलॉज के हिसाब से हमने गलत किया है, पानी को इंक्लूड नहीं करना चाहिए या कर सकते हैं सर्विस में, और उस पर नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज लगा सकते हैं? मेरे ख्याल से लगा सकते हैं, बायलॉज के हिसाब से ही आपने किया है। तो ये लीगली गलत नहीं है, बिकॉज कुछ लोगों ने इसको चैलेंज किया है, वो कह रहे हैं कि सर्विसेज के अंदर नहीं आना चाहिए पानी, बट हमारा लॉजिक यही था कि एक प्रोविजन दिया हुआ है बायलॉज में कि एनी अदर चार्जेस अप्रूव्ड बाय जीवीएम कैन बी कंसीडर्ड फॉर एनओसी, एंड चूंकि ये बहुत ज्यादा खर्चा है, हमारा टैंकर सोसाइटी है समझ लीजिए, पूरा टैंकर से ही आता है, एंड 24/7 हम पानी सप्लाई देते हैं हर रेसिडेंट को, तो उस हिसाब से हमने इसको रखा था। बट जो हमारे रेंटेड फ्लैट्स हैं उनके ओनर्स ने काफी ऑब्जेक्ट किया है कि दिस इज नॉट करेक्ट। तो लीगल पॉइंट में जानना चाह रहा था कि अगर लीगली वो चैलेंज करते हैं तो हम सही हैं या नहीं, सोसाइटी सही है या नहीं? से आपका स्टैंड सही है। कोई आपको लीगली चैलेंज कर ही नहीं पाएगा, वो कोर्ट तक पहुंचेंगे नहीं कभी भी। और पहुंचा भी तो भी लोकल स्टैंड ही नहीं है उनके पास। ये सब अच्छा, हटाने की, जाने दो कोर्ट में, किधर जाएंगे। ओके ठीक है, ये एक तो बड़ा ये पॉइंट, लोकल स्टैंड ही नहीं। ओके राइट गुड। अच्छा, एक दूसरा था कि हम सोसाइटी बहुत पुरानी नहीं है, एडॉक कमेटी के मेंबर्स हैं हम लोग, उसका भी 1 साल हो गया है, बट ये इलेक्शन नहीं हो पाया, इसके कारण अभी लॉकडाउन और इसके पोस्टपोन होता रहा है। तो इलेक्शन अब कब होगा, तब तक हम जो है वी आर फंक्शनिंग एज इट इज, मतलब कोई टेन्योर खत्म हो गया है, बट हम सोसाइटी रन कर रहे हैं। तो सारे गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया है, 3 महीने के लिए जो भी कमेटी है वो एज इट इज फंक्शन करती रहेगी, और वो अगर नोटिस एक्सटेंड होता है तो अभी जब तक आपका इलेक्शन नहीं होता, आप नई कमेटी को हैंडओवर नहीं करते, तब की आपकी कमेटी के पास पूरी पावर के साथ जो 6 महीने पहले थी वैसे ही आपने कंटिन्यू करना है, और बीच में आप छोड़ भी नहीं सकते अभी, क्योंकि ये स्पेशल पीरियड है, यहाँ आपने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना है। जब तक नई कमेटी का इलेक्शन होके उसको हैंडओवर नहीं हो जाता। ओके, वो नोटिफिकेशन का थोड़ा वो उस ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, है तो नोटिफिकेशन मेरे पास है नहीं वो।
ठीक है, मैं हो ओके, से पॉसिबल है तो कर दीजिए। किया नहीं मैंने, दूसरे ग्रुप में किया हुआ है, इस ग्रुप में हाँ अब इस ग्रुप अच्छा, के मेंबर और इस ग्रुप के नहीं, मेंबर मैं इसी में हूँ। दूसरे ग्रुप में शायद कैपेसिटी है नहीं, रिक्वेस्ट किया था मैंने डेवलपमेंट वो ग्रुप में प्रॉब्लम ऐड। नहीं है, इन दोनों में से किसी एक में है ना? हाँ CHS में हूँ मैं, यस, हाँ, मैं एजुकेशन वाले में हूँ। ठीक है, आज एजुकेशन नहीं वाले, कल भेज देता हूँ, उसको ग्रुप में डाल देता हूँ। राइट। और एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि कुछ लोग जो हैं किसी किसी चार्ज पे डिसएग्री करते हैं और अपने आप वो पैसा डिडक्ट करके बाकी मेंटेनेंस पैसा पे कर देते हैं। दे डोंट आस्क कि मैं आई डोंट एग्री विद दिस चार्ज एंड मैं पे नहीं करता हूँ। तो इज इट अलाउड बाय द मेंबर्स ऐसा कर सकते हैं क्या कि अपनी मर्जी से मैं आधा मैं कर देता हूँ, ये नहीं करूंगा, ऐसा कंटिन्यू करते रहते हैं? कुछ लोग हैं ऐसे, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं? नहीं, आप बोलिए कि मैं आपकी पावर काट देता हूँ, बिजली ये नल चलने देता हूँ, अगले दिन नल चलने देता हूँ, पावर काट देता हूँ, अगले दिन पावर काट देता हूँ, नल मीन ऐसा उसको एक्सेप्टेबल है क्या? ऐसा नहीं है वो, दिस इज नॉट अलाउड। AGM के अंदर जो अप्रूव हो गया, सुनिए, AGM के अंदर जो एक बार अप्रूव हो गया है वो हर मेंबर ने देना ही है, ओके। और वो अगर नहीं दे रहा है, आपने उसके डिमांड नोटिस के अंदर हर बार में पुराना जो भी इंटरेस्ट रेट आपने डिसाइड किया AGM में 18%, 20%, वो इंटरेस्ट लगा करके लाइफ टाइम तक जब तक नहीं दे रहा आपने, वो डिमांड नोटिस में अपीयर होना चाहिए उसकी पास ड्यू के अंदर। हम 101 या 29C में एक्शन लेंगे उसके ऊपर, 154B का जो नया 29C या ओल्ड 101 में एक्शन लेंगे, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। अगर आप डिमांड नोटिस में नहीं दिखाओगे, सुनिए, अगर आप डिमांड नोटिस में नहीं दिखाओगे तो इसका मतलब आपने उसकी कंडीशन को एक्सेप्ट किया है। नहीं, डिमांड नोटिस में तो रहता है, डिमांड नोटिस में है, वो माइनस करके पे करते हैं, वो कंटिन्यू ही रह रहा है डिमांड नोटिस में। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मान लो पिछले 5 साल से ऐसा वो कर रहा है, तो पिछले 5 साल का पाइल अप होते उसमें दिखना चाहिए। हाँ, ठीक है, वो है, दिख रहा है, वो माइनस करके खुद करते हैं, बट वो पेंडिंग दिख रहा है। वो रिक्वेस्ट करते हैं बाद में कि आप डिलीट करो, तो हमने डिलीट नहीं किया है, बट उनका स्टेटस, उनका राइट्स है कि नहीं, ऐसा कर सकते कि नहीं, वो जानना चाह रहा था मैं। हाँ, तो इस बार AGM में उनके अगेंस्ट में फतवा पास करो ना, कार्रवाई करनी चाहिए बस। और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में भी वो आउटस्टैंडिंग दिखाई है, आउटस्टैंडिंग की लिस्ट में भी वो दिखाई है, उसको राइट ऑफ मत कीजिए। ओके, राइट सर एक सवाल रिलेटेड, दिस इज वैभव अगेन, थैंक यू। एक सवाल रिलेटेड था रिलेटेड टू प्रोविजनल कमेटी। सो हमारा कमेटी फॉर्म हुआ था लास्ट नवंबर में। वैभव, आपका सोसाइटी का नाम बताइए ना प्लीज और लोकेशन। अतीरा पुनौले। ओके, तो हमारा नवंबर में फॉर्म हुआ था कमेटी एंड वो 1 साल के लिए वैलिड है। तो अभी जो SGM होगा, सो हम उसको कैसे प्रोसेस कर सकते हैं कि हम इलेक्शन अभी तुरंत करवा ले या AGM करवा ले एंड उसके बाद फिर से नया बजट प्रपोजल के लिए और एक SGM करवा ले, और व्हाट? कौन आंसर दे रहा, मैं दूं क्या? आप ही दे दीजिए। हाँ जी, गर्ग सर। हाँ जी सर, अभी जो आपका पास अप्रूवल है ना, उसको कंटिन्यू कीजिए ना। जैसे गवर्नमेंट वोट ऑन अकाउंट लेती है ना, आप अपने MC में पास कीजिए, ओके। जो भी आपके जितने लोग मिल सकते हैं, 4 लोग 5 लोग तक अलाउड है सोशल डिस्टेंसिंग में, MC में पास करके उसको कंटिन्यू कीजिए। नहीं, बट अभी जो हमें SGM होनी चाहिए, कंसिडरिंग कि चलो लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और 30 सितंबर तक हम AGM ले पाएंगे, तो अगर हम AGM ले पाते हैं एंड हमको इलेक्शन कंडक्ट करना पड़ता है, तो जो बजट होगा, एनुअल बजटिंग होगा, वो उसी AGM में, क्योंकि देयर आर चांसेस कि वो अभी जो कमेटी कर रही है वो चेंज हो या कोई नई कमेटी बने, तो जो बजटिंग या और चीजें जो रहती है AGM की, तो वो हम एक साथ कर सकते हैं या जस्ट इलेक्शन के लिए अलग मीटिंग होगा एंड देन AGM अलग से होगा, ऐसा हो सकता है? सर, वो जो इलेक्शन वाला AGM है उसके अंदर दूसरा कोई बिजनेस ट्रांजैक्ट करना अलाउड नहीं है। ओके, आप उसके 1 वीक बाद फिर से अपना SGM बुला सकते हैं और उसमें ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात तो मत कीजिए, 15 आप समझने का समय दीजिए, 1 महीना का समय गैप डाल दीजिए, फिर ले लीजिए। ओके, थैंक यू। अभी हम वेबिनार का ये पार्ट यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं केसीगर सभी आयोजकों की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने ये प्रोग्राम देखा। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप
मिलेगा। और जब हम सब लोग आप अपनी सोसाइटी में जाएंगे तो हम इसका भरपूर हमें लाभ मिलेगा। और मेरी आप सबसे एक अपील है कि हम लोग जो भी अभी तक सोसाइटी फेडरेशन की मेंबर नहीं बनी हैं वो कृपया करके जल्दी जल्दी फेडरेशन की मेंबर बन जाइए, ताकि हम जो भी आगे लाने वाले एजुकेशन वेबिनार प्रोग्राम हैं उन सब का बहुत बहुत फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।